अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 13 और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है मेनली हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें है नेस्टेड लूप्स और फिर फर्दर सब टॉपिक्स हैं थोड़े से जिसमें ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, जिसमें से ब्रेक स्टेटमेंट से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं और हम इसमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट देख लेंगे कि फ़र्क क्या है। बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो बात भी क्लियर हो जाएगी। तो मेन टॉपिक हमारा है आज का नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो लूप कैन बी नेस्टेड एम्बेडेड इनसाइड ईच अदर। जैसे कि आपको नीचे सिंटेक्स में दिखाई दे रहा है कि लूप के अंदर एक और लूप डिक्लेयर की हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इफ़ अंदर एक और इफ़ नेस्ट कर रहे थे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था इफ़ के अंदर इनसाइड एक और इफ़ था, तो मैं इसी तरह लूप के अंदर एक और लूप रख सकता हूँ और उसके अंदर चाहूँ एक और लूप रख सकता हूँ। जितनी मर्जी लूप मैं नेस्टिंग करना चाहूँ कर सकता हूँ, यानी ये बिहेवियर कहलाता है नेस्टिंग। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये भी जनरलाइज किया हुआ है कि भाई एक्चुअली आप किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर को किसी भी दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर नेस्ट कर सकते हैं, यानी आप लूप के अंदर इफ एल्स भी रख सकते हैं, आप इफ एल्स के अंदर लूप भी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों इट मेक सेंस। यानी फॉर और लूप के अंदर इफ, जैसे कि इस एग्जांपल में रखा हुआ है, यानी लूप चलेगी और लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी, या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। और इफ एल्स के अंदर लूप भी रखी जा सकती है, यानी सर्टेन कंडीशन ट्रू हो तो लूप करो या सर्टेन कंडीशन ट्रू ना हो तो लूप ना करो, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेस्टिंग की बात हो रही है, तो नेस्टिंग समझाने के लिए काम ये किया जा सकता है कि ये सैम्पल कोड जो है इसका तो मैं आपसे पूछूंगा कि आउटपुट आप लोग गैस करें, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि बिहेवियर क्या है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेने से क्या होगा कि बहुत सारी मैं राइटिंग से बच जाऊंगा और मैं उसे डायरेक्ट प्रिंट ही करा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल काम क्या करते हैं, हम दो लूप्स लेते हैं और ये चीज़ देख लेते हैं लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक 1 से 5 स्टार्ट हो रही है, सिंपल प्लस प्लस है, और एक 1 से 3 स्टार्ट हो रही है और सिंपल प्लस प्लस है। चलें, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि रेफ सी ओपन कर लेते हैं और उस पर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है, न्यू सोर्स फाइल गए, वही मैंने अपना बॉयलर प्लेट लिखा है इंक्लूड stdio.h। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दूँ ना दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं दे देता हूँ इंट मेन। और ठीक है, रिटर्न 0, ये हो गया। अच्छा, चूँकि सी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं तो लूप के वेरिएबल जो हैं वो मैं लूप के अंदर इनिशियलाइज कर सकता हूँ लेकिन डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो मुझे शुरू में डिक्लेयर करना पड़ेगा एंटी, मैंने आई ले लिया और एक जे ले लिया, वैल्यू इसको असाइन नहीं की। ठीक, सिंपली मैंने एक फॉर लूप ली है। ठीक है, उसमें मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया से 1 से। ठीक, और कहा है कि आई की वैल्यू जब तक क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू 5 था, सिर्फ लेस देन 5 था, लेस देन 5 लिखा हुआ है, लेस देन 5। और इसमें क्या किया जा रहा है, सिंपली आई को मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर क्लैरिटी। फिर इसके अंदर मैंने एक और लूप लिखी है और उस लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, जे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जे इक्वल्स टू क्या कर रहा हूँ, इसको भी 1 ले रहा हूँ और फिर जे लेस देन था मेरे पास 3 एंड जे प्लस प्लस। ठीक, और इस लूप के अंदर मुझे कुछ प्रिंट करना है। अब कितने स्टेटमेंट है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, लेकिन मैं फ़िलहाल ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ फॉर क्लैरिटी के लिए कि ये इसके अंदर जो लिखूँगा वो इनसाइड लूप के अंदर आएगा और फिर वो ये सब चीज़ जो है देखा जाए तो ये मेरी आउटसाइड लूप की बॉडी में आ रहा है और ये सब चीज़ जो है ये मेरी इनर लूप की बॉडी में आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप क्या करें, अब इसके अंदर सिंपली मैं एक प्रिंट एफ मैसेज डाल देता हूँ और उसमें मैं क्या प्रिंट करा लेता हूँ, %d कॉमा %d। और हर मर्तबा जब %d कॉमा %d होगा तो उसके बाद मैं काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा दे लेता हूँ स्पेस।
और फिर मुझे इसकी जगह क्या प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, कॉमा जे की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट पे क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा आएगा, जे की वैल्यू प्रिंट होगी और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। और फर्दर मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ प्रिंट करा लेता हूँ। चले मैं अभी नहीं प्रिंट कराता ताकि आपको पता लगे कि क्यों कराएं। सेव कर लेते हैं इसको। एग्जांपल्स, कौन सी एग्जांपल्स है, ठीक है आईसीपी की एग्जांपल्स हैं, या डेस्कटॉप पे हमारे पास एक एग्जांपल का फोल्डर है, इसमें कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, टाइप मैंने फिर से कर दी है सी। सेव, सेव हो गया, कंपाइल किया। एक एरर है, क्या एरर है मेरे पास, रेफरेंस टू प्रिंट का टी मैं मिस कर गया हूँ, तो इस वजह से एरर आ रहा था। दोबारा कंपाइल कर लेते हैं और ये सही है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा हम देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं क्या है। तो आउटपुट अगर देखा जाए तो मेरे पास अगर आई जे की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा था तो फर्स्ट टाइम जब प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट हुआ तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1 प्रिंट हुई। जब दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो आप देखें आई की वैल्यू स्टिल 1 ही प्रिंट हो रही है, लेकिन जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। देन फिर तीसरी दफ़ा जब प्रिंट हुआ तो आपने देखा कि आई की वैल्यू अब 2 हो गई है और जे की वैल्यू फिर से 1 प्रिंट हुई है। फिर दोबारा अगला स्टेटमेंट देखा जाए तो क्या हुआ, जे की आई की वैल्यू 2 ही है लेकिन जे की वैल्यू चेंज होकर 2 प्रिंट हो गई है। फिर फिफ्थ वाले को अगर आप देखें तो फिर आई की वैल्यू 2 से अब 3 हो चुकी है। फिर 3 के साथ 1 भी प्रिंट हुआ है, 3 के साथ 2 भी प्रिंट हुआ है। फिर इसी तरह 4 के साथ 1 भी प्रिंट हुआ है, देन 4 के साथ 2 भी प्रिंट हुआ है। यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो ऐसा है कि इन दोनों के अंदर देखा जाए तो, अच्छा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू सेम है और जे की वैल्यू जो है चेंज हो रही है। इन दोनों के अंदर देखा जाए तो आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है और वही चेंज हो रही है, जे की वैल्यू 1212 हो रही है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक सब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया इसमें आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू सेम है फिर जे की वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखा जाए तो आई की वैल्यू चेंज हुई है इस सेट के अंदर, यानी इधर आई 1 है, इसके अंदर आई, या मैं ऐसे कर देता हूँ, इस तरफ आई की वैल्यू जो है 1 है टोटल पूरा, इधर आई की वैल्यू इसमें पूरे सेट में 2 है, इस पूरे सेट में आई की वैल्यू 3 है और इस पूरे सेट में आई की वैल्यू 4 है। और उसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, 5 वैल्यू नहीं आई। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। ठीक है, ये बात हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी बात हमने ऑब्जर्व करी कि जे की वैल्यू चेंज तो होती है लेकिन जे की वैल्यू यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यानी जे की वैल्यू क्या है, 1 से 1 आती है या 2 आती है। ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया फिलहाल, यानी आई की वैल्यू कह रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक जा रही है और जे के अंदर सिर्फ 1 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आई कि आई की वैल्यू मैंने कैसे ऑब्जर्व की, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ में पहले आई रखा था बाद में जे रखा था, तो मुझे पता है पहली वाली वैल्यू आई की है और सेकंड वाली वैल्यू जो है जे की। यहाँ तक क्लियर है क्लास, ये बात कि आई और जे की वैल्यू कैसे मैंने निकाली है और कहाँ तक जा रही है, ये बात ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करके हमने फिगर आउट किया है। जी क्लास, ये बात क्लियर है। क्लास फीडबैक रिक्वायर्ड है यहाँ पे आप लोगों का। चलें ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट कर लिया कि आई की वैल्यू 1 से 4 तक रन हो रही है और जे की वैल्यू 1 और 2 आ रही है। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ, प्रोग्राम को हम कर देते हैं क्लोज और देखते हैं ऐसा क्यों हुआ।
तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो मैंने लूप लिखी थी आई वाली, तो इसमें मैंने कहा था आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और लेस देन 4 जाए और हर मरतबा उसमें हो रहा है प्लस प्लस। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4। यही पॉसिबल 4 वैल्यूज हैं जो आई में आ सकती हैं, क्योंकि मैंने आई को रखा था लेस देन 5। ठीक है, तो इसीलिए आई जो मेरे पास प्रिंट हुआ है वो सिर्फ 4 तक हुआ है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। सिमिलरली अगर आप जे वाली लूप को देखें तो यहाँ पे जो जे की मैंने वैल्यू रखी थी स्टार्टिंग तो 1 से थी, ठीक है, स्टार्टिंग 1 से थी, लेकिन लेस देन 3 तक जाना था तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 तक जा सकता हूँ, तो इसीलिए जे में क्या है 1 और 2 आ रहा है। ठीक, तो यानी इनर लूप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा चलेगी, इसका मतलब है मुझे ये पता लग गया। और आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगी, 4 टाइम्स चलेगी। यानी आउटर लूप की आइटरेशन टोटल कितनी आ गई है, 1 से लेकर 4 तक करूंगा तो ये आ गई टोटल मेरे पास कितनी आ गई 4 आइटरेशंस, ये 4 टाइम चलने वाली है। और अगर इसको देखा जाए तो ये कितना हो गया टोटल 2 आइटरेशंस। आइटरेशंस का मतलब होता है कितनी मरतबा रिपीट होगा। ठीक है, तो मैंने ये लूप को देख के ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि आउटर लूप 4 टाइम रन होगी, इनर लूप 2 टाइम रन होगी। सही है, चलें, सो फार सो गुड। या यूं कहा जाए कि आउटर लूप में जो नंबर आएंगे, आउटर लूप को अगर मैं एक सेट बना दूं, से एक सेट है ऐसे कर दूं, और इनर लूप को भी एक सेट बना दूं और इसको ऐसे कर दूं। ठीक है, सेट्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। अगर मुझे इन दो सेट्स को मिलाकर ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनाने हो, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं। यानी ए, चलें इसको मैं नाम दे देता हूँ, सेट ए दे देता हूँ नाम। ठीक है, ब्रैकेट मेरे ख्याल से मैं सेट का राउंड यूज़ कर गया हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ठीक है, 2 सेट्स हैं, तो अगर मैं इनकी पेयरिंग करूँगा तो आपको पता है कि ए के 1 के साथ बी का 1 और 2 दोनों आएगा। ठीक है, हमें बनाने सेट 2 के, 2 से ज़्यादा वाले नहीं बनाने क्योंकि हमारे पास 2 ही रूट। फिर मैं 2 को पिक करूँगा, 2 के साथ भी बी के दोनों आएंगे 1 एंड 2। फिर मैं 3 पिक करूँगा, 3 के साथ भी बी के आ जाएंगे दोनों 1 एंड 2। फिर मैं 4 पिक करूँगा और उसके साथ भी बी के आ जाएंगे दोनों 1 एंड 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप लूप का स्ट्रक्चर को देखें तो कह रहे हैं जब भी ये लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो ये सब का सब एग्जीक्यूट होगा, और जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, यानी 1 टाइम्स एंड जे की वैल्यू विथ 2 टाइम्स। तो हर मर्तबा आई की एक वैल्यू पर जे की 2 वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास, क्योंकि जे इनसाइड ऑफ आई लूप है। ठीक है, इसको अगर मैं और अच्छा सा प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं आपके लिए ये कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिए ब्रैकेट, तो अब ये थोड़े से और अच्छे से आपको विजिबल होंगे। फर्दर मैं एक काम और करता हूँ कि जब जब इनर लूप कंप्लीट हो, यानी मुझे पता लगाना है कि मेरी लूप कंप्लीट हुई है, मैं अपनी आसानी के लिए एक प्रिंटफ यहाँ डाल देता हूँ और उसमें सिंपली क्या कर दूंगा कि लाइन चेंज कर देता हूँ और कुछ नहीं करता। तो जब जब मेरी आउटर लूप अपनी वैल्यू चेंज करेगी उससे पहले लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी ये लूप की मैंने कंडीशन चेक करी, ट्रू है। मैंने चेक किया भाई आई की वैल्यू 1 है, उसने कहा यस 1 इज़ लेस देन 5, ठीक है, मैं इस स्टेप पर आ गया। इस स्टेप पर आया हूँ तो मैंने चेक किया जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 इज़ लेस देन 3, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया सिंपली आई और जे की वैल्यू, यानी इधर देखा जाए तो जे की वैल्यू भी 1 है और आई की वैल्यू भी देखा जाए तो 1 है, मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी ये लूप दोबारा से यहाँ गई, इसने जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करी तो जे की वैल्यू अब चेंज होकर क्या हो गई, ये 2। जब 2 हो गई है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, लेकिन आई की वैल्यू तो स्टिल क्या है 1 ही, आई की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा 1, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा से इंक्रीमेंट करने जाऊंगा और जे की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 3। जब मैं 3 से ये कंडीशन चेक करूंगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं लूप के अंदर नहीं जाऊंगा बल्कि किसी स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा इस पे, और इस स्टेटमेंट पे आके सिंपली क्या करूंगा, लाइन को चेंज कर दूंगा। जब यहाँ पे आऊँगा तो फिर मैं इसी स्टेटमेंट पे पहुँचूंगा। इसी स्टेटमेंट पे पहुँचने का मतलब क्या है कि आउटर लूप एंड हो गई। आउटर लूप एंड हो गई तो मैं घूम कर जो है इस स्टेप पर जाऊँगा और आई की वैल्यू को करूँगा इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट होने की वजह से, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 है तो फिर दोबारा मैं इस स्टेप पे आऊँगा, लेकिन फिर दोबारा से देखा जाए तो जे की वैल्यू इस जगह पर क्या हो चुकी होगी, चेंज होकर
वापस से जो लिखा हुआ है मैं क्लियर कर देता हूँ। आई की वैल्यू हो चुकी है 2, लेकिन देखा जाए तो जे की वैल्यू फिर से क्या है 1, तो जे फिर से वही बिहेवियर रिपीट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, लेकिन आई की वैल्यू इस मरतबा क्या प्रिंट होगी 2 प्रिंट होगी। फिर जे 2 1 भी प्रिंट करेगा, 2 2 भी प्रिंट करेगा, फिर लाइन चेंज होगी, फिर मैं जाऊँगा, फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, फिर 3 1 प्रिंट करूँगा, फिर 3 2 प्रिंट करूँगा, फिर लाइन चेंज होगी, फिर जाऊँगा 4 हो जाएगी, फिर 4 1 प्रिंट करूँगा, 4 2 प्रिंट करूँगा, फिर लाइन चेंज होगी, फिर जाके 5 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो उसमें क्या होगा कि मैं मेरी ये वाली लूप भी क्विट हो जाएगी और मैं इस लाइन पर आ जाऊँगा जो है रिटर्न 0 मेरे पास नीचे लिखी हुई। अच्छा, कोई क्यूरी है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। नहीं, जस्ट इन अटेंडेंस कॉल। ठीक है, तो अब ज़रा इस प्रोग्राम का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। ये मैं ऊपर कर देता हूँ, रिटर्न आपको दिखाई दे। तो ये हो गया हमारे पास F9 एंड F10। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें? जी क्लास। जी क्लास, अब ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे? चलिए मैं ही हाईलाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं ताकि आप कोड भी देख सकें, या इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने लाइन चेंज करके आपको ये बताना चाह रहा था कि आप इसे ऑब्जर्व कर सकें। अब अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं जब भी मेरी लाइन चेंज होती है तो मेरी ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, और लाइन चेंज कब कर रहा हूँ मैं? जब भी मेरी आउटर लूप यानी आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप देखें कि ये पहली वैल्यू मेरी हमेशा हर लाइन में डिफरेंट है, इसमें भी देखें डिफरेंट है, और इसमें भी देखें डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन हर मर्तबा इस लाइन के अंदर जे की वैल्यू सेम है, इधर 2 है तो 2 ही है, और इधर 1 है तो 1 ही है। तो इस तरीके से ऑल पॉसिबल सेट मैंने बना लिए, जो कि हैं टोटल 8 सेट्स। और टोटल 8 किस तरीके से बन गए? क्योंकि ऊपर वाले में आइट्रेशन देखा जाए तो 4 आइट्रेशन थी, नीचे वाले में 2 आइट्रेशन थी। तो बता सकते हैं क्या रिलेशनशिप होगा 4 एंड 2 का कि मेरे पास 8 आइट्रेशंस आ गई हैं? जी क्लास, क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल, प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं आउटर लूप के आइट्रेशन को इनर लूप के आइट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आ जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो लूप के अंदर मौजूद प्रिंट एफ है, ये वाला प्रिंट एफ, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। 4 इसके लिए, आउटर के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 इनर के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है मेरे पास टोटल बता देगा कि जो इनसाइड लिखा हुआ है ये वाला प्रिंट एफ 8 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये वाला प्रिंट एफ कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा? जी क्लास, ये वाला प्रिंट एफ कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला? जी एनीवन? जी एग्जैक्टली, ये 4 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये इनर लूप से बाहर है। यानी अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी लूप में आ रहा है? आउटर लूप में। यानी आउटर लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट तो ये पूरा का पूरा फॉर लूप हो गई, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये मेरे पास ये वाला प्रिंट एफ हो गया। तो आउटर लूप चूंकि 4 टाइम्स चलने वाली है, ये मुझे पता है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा कितनी टाइम रन होगा? 4 टाइम। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 8 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है सेट्स वाला कॉन्सेप्ट। आपने दोनों लूप्स को देखना है, पहली लूप कितनी दफ़ा रन होगी, दूसरी लूप कितनी दफ़ा रन होगी,
और आप उसकी बेस पे बता सकते हैं इसका आइड स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो लाइन चेंज करके सिर्फ मैंने ये बताना चाहा कि जब जब लाइन चेंज होगी तो मेरी आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी, जब जब लाइन चेंज होगी तो मेरी आउटर लूप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जब तक लाइन सेम है तो इसका मतलब है इनर लूप की वैल्यू तो चेंज हो रही है और आप देख सकते हैं चेंज हो रही है, 1 हो गई, 2 हो गई, लेकिन आउटर की वैल्यू पे अगर आप ध्यान दें सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ से, अब मैं अपने कोड पे जाके चेंजेस कर देता हूँ, कोड पे जाके क्या चेंजेस कर देता हूँ, अगर मैं लेस देन की बजाय यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू कर दूँ और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू कर दूँ, बताइए आउटपुट पे क्या चेंजेस आएगा, कितने मरतबा मेरा printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये वाला मैंने चेंजेस क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू के बजाय लेस देन के बजाय लेस देन इक्वल्स टू कर दिया। अब मुझे बताएं ये printf स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल 15 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू 5 कर दिया है तो 5 भी इंक्लूड हो गया, 5 का मतलब है ये आइट्रेशन भी 5 टाइम हो जाएंगी, और यहाँ पे भी 3 को इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, और टोटल आइट्रेशन इधर कितनी हो जाएंगी 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया मेरे पास 15। तो ये स्टेटमेंट टोटल 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो ये 15 टाइम्स क्यों होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15 टाइम एग्जीक्यूट, जबकि ये वाला सिर्फ और सिर्फ कितनी टाइम्स होगा, 5 टाइम एग्जीक्यूशन। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं, सेव कंपाइल रन। ठीक है, अब आप देखें सेट्स बन तो दो दो वाले ही रहे, लेकिन अब क्या हो गया, 1 के साथ 1 भी आ रहा है, 1 के साथ 2 भी आ रहा है, 1 के साथ 3 भी आ गया, और उसके बाद लाइन चेंज, 2 के साथ 1 भी आ गया, 2 के साथ 2 भी आ गया, 2 के साथ 3 भी आ गया, देन लाइन चेंज, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, देन लाइन चेंज। फिर आई की वैल्यू 4 है, 4 के साथ जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, देन लाइन चेंज। फिर अब आई की वैल्यू देखिए 5 भी आ गई, 5 के साथ जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 3 एंड दैट्स इट। 5 से ज़्यादा मैं नहीं जा सकता, तो मेरी लूप टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको नेस्टिंग का प्रोग्राम चला के बताया। अब वापस हम चलते हैं अपने लेक्चर पे और वहाँ पे आप लोगों से पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस जिसका अब आप बखूबी जवाब दे देंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या है, ये 2 सवाल हैं आप लोगों से। अब इस कोड को देखते हुए मुझे बताइए, जो कि बहुत आसान हो गए क्योंकि काफ़ी हद तक तो मैंने कर दिया है। हाउ मेनी टाइम्स द इफ पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। जी क्लास, कितनी मरतबा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और कोई हसन अजीम के अलावा। यानी प्रिंट ओ जो है वो कितनी दफ़ा लिखा आएगा आउटपुट पे। गौर से देखें लूप को, लूप कितनी दफ़ा रन होने वाली है। अभी तो बताया था मैंने ये कि 1 से स्टार्ट है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स है, और ये कितने टाइम्स है, 1 से लेकर लेस देन 3 यानी 2 टाइम्स। अच्छा, आप जो मुझे जवाब आए हैं, 2 आए हैं, अनीबा और मोहम्मद सादेन आई थिंक, इनका जवाब मेरे पास आया 8 जो कि सही नहीं है। अब्दुल वहाब का एक जवाब मेरे पास आया 4 जो कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि वैसे तो भी मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा है, इफ़ वाला पार्ट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ वाले पार्ट की अगर आप कंडीशन देखें तो उसमें लगा हुआ है रिमाइंडर वाला ऑपरेटर। ठीक है, और इसके नंबर आपको पता है 2 ही नंबर आने वाले हैं, इसमें क्या आएगा, जे की वैल्यू या तो 1 आएगी
जे की वैल्यू या तो 2 आएगी, एक मरतबा ऑड नंबर आएगा और एक नंबर इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 आ जाएगा तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर 2 आएगा तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? यस, उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मेरा क्या प्रिंट होगा? ओ, यानी जे की 2 वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू पे प्रिंट हो रहा है, यानी हाफ। तो ये जो है 8 मरतबा पूरा इफ एल्स एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 4 टाइम ओ प्रिंट होगा और 4 टाइम के प्रिंट होगा। ठीक है, बात समझ रहे? 4 टाइम ओ प्रिंट होगा लेकिन 4 टाइम के भी प्रिंट होगा। तो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा वो बता दे मुझे, क्लियर कर देता हूँ कि आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा। जी क्लास, आउटपुट पे आपके ख्याल में क्या आएगा? दो ही चीज़ें, के और ओ और के। किस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा एग्जैक्टली प्रिंट करके बताएं, चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। जी क्लास, क्या आउटपुट आना चाहिए? सवाल बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होता है तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा? अभी लग रहा है आप लोग अटेंटिव नहीं थे जब मैं पीछे कोड समझा रहा था, क्योंकि अगर आप अटेंटिव होते तो ये तो पीस ऑफ केक था इसका आंसर। चले, मेरा ख्याल हम ये एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के आंसर ना आना इस बात की तरफ इशारा है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आई है। तो ये मैंने किया यहाँ से कॉपी, और इस प्रिंट एफ की जगह मैंने लगा दिया है ये। ओहो, कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मेरी लूप में इक्वल्स टू नहीं है तो यहाँ से इक्वल्स टू भी हटा देता हूँ। कमेंट मिसलीडिंग हो रहे हैं तो वापस सही कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये है मेरे पास 4 टाइम और ये है मेरे पास 2 टाइम। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स कॉपी में मेरे पास सही नहीं आए तो मैंने सही कर लेता हूँ, ओ एंड के। ठीक है, और लाइन चेंज बिल्कुल वैसे ही है, और ये एग्जीक्यूट होगा मेरे पास 4 टाइम्स। तो अभी इससे मैंने कंपाइल किया, आप लोगों के सामने ही है कि जे की वैल्यू जब 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा एल्स वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, यानी के प्रिंट होगा। फिर जब कि जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर ओ प्रिंट होगा, और फिर इसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और मैं लाइन चेंज करूँगा, फिर दोबारा से जाके आई की वैल्यू चेंज करूँगा, और फिर ये बिहेवियर रिपीट होता रहेगा, यानी आउटपुट विल बी के ओ के ओ के ओ एंड के। ठीक है, तो ओके नहीं आएगा बल्कि के ओ आएगा, और 4 टाइम्स आएगा। एक और टोटल देखा जाए तो प्रिंट एफ के अंदर एक ही चीज़ में प्रिंट करा रहा था, तो 8 टाइम्स प्रिंट एफ हुआ है एग्जीक्यूट, लेकिन 4 टाइम्स इफ वाले पार्ट में एग्जीक्यूट हुआ है और 4 टाइम्स एल्स वाले पार्ट में एग्जीक्यूट हुआ है। यानी जब जब कंडीशन ट्रू होगी, जब कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास ओ प्रिंट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास के प्रिंट होगा।
और j की वैल्यू जब भी 1 होगी, यानी j इक्वल्स टू 1 पर ये प्रिंट होगा, और जब जब j की वैल्यू 2 होगी तो मेरे पास ये प्रिंट होगा, क्योंकि कंडीशन में मैं डिवाइड बाय 2 चेक कर रहा हूँ रिमाइंडर। ठीक है, तो होपफुली अभी एग्जांपल क्लियर हो गई होगी कि जब जब j की वैल्यू 2 है तो कंडीशन ट्रू है तो o प्रिंट हो रहा है, और जब जब j की वैल्यू 1 है तो कंडीशन फॉल्स है, तो इस वजह से k प्रिंट हो रहा है। और i इस कंडीशन में कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा, i का काम सिर्फ क्या है, लाइन चेंज करना, और कोई काम मैं ले नहीं रहा। ठीक है, तो i की कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ i लाइन चेंज कर देता है, क्योंकि i इस लूप का एग्जीक्यूट करता है, सब जो भी है इसमें j के ऊपर डिपेंडेंट है, और सिर्फ लाइन चेंज करता है, तो इसमें और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, मैसेंजर पर मैं प्रोग्राम अभी नहीं देख सकता क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे सकूँगा, तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे मेंशन भी था, 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा इफ़ पार्ट, और 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा एल्स पार्ट। तो टोटल इफ़ की बात की जाए अगर पूरे के पूरे की, तो होगा 8 टाइम एग्जीक्यूट, लेकिन मैंने पार्ट पूछा था, यानी इफ़ वाला पोर्शन कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, तो वो ओ वाला पोर्शन सिर्फ 4 टाइम्स, के वाला पोर्शन भी 4 टाइम्स, तो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल तो 8 टाइम्स ही होगा। अच्छा, नेस्टेड लूप में एक एग्जांपल है कि ये प्रिंट कराएं आप यूजिंग नेस्टेड लूप। अच्छा, इस प्रोग्राम को और पीछे वाले प्रोग्राम को देखें तो सेम ही है, बस जो इनर फॉर लूप है उसके अंदर मैंने सिर्फ स्टार प्रिंट कराया हुआ है। तो मैं यही करता हूँ अपने प्रोग्राम में, यही मॉडिफिकेशन करके देख लेता हूँ। यानी इस प्रोग्राम में चलता हूँ और फिर से इस लाइन को हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल क्या कर देता हूँ, प्रिंट एफ, और क्या प्रिंट करा देता हूँ इसके अंदर, एक स्टार। क्या ख्याल है आप लोगों का आउटपुट क्या आएगा? जी क्लास, क्या ख्याल है आउटपुट क्या आएगा? ना मैं जे प्रिंट करा रहा हूँ ना मैं आई प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन ये आपको पता है कि आउटर लूप 4 टाइम रन होगी, इनर लूप 2 टाइम रन होगी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 4 दफ़ा आना चाहिए, श्योर? ये सोच के बताएं, 4 दफ़ा आना चाहिए स्टार, या कितने टाइम्स आना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। मेरे पास 8 टाइम्स स्टार आ गए। ठीक है, 2 दफ़ा आता है जे की वजह से, फिर लाइन चेंज हो जाती है, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, तो 8 दफ़ा। अब मैं अगर एक चीज़ चेंज कर दूं, यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 के बजाय लिख देता हूँ 5। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, मिसलीडिंग है ये, कंफ्यूज करेंगी, तो ये कमेंट हट गया, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब मैंने ये नंबर भी 5 रख लिया है, ये नंबर भी 5 रख लिया है, तो अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कह सकते हैं, यानी ये जो आपको बता रहा है नंबर ऑफ रोज, और ये वाली चीज़ आपको बता रही है नंबर ऑफ, और ये भी हमने पीछे देखा ना, रॉ वाइज और कॉलम वाइज चेंज हो रहे थे ये चीज़ें, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा ना, सेट जब बनाए थे तो आपने देखा था जे कॉलम वाइज चेंज हो रहा था, आर आई रॉ वाइज चेंज हो रहा था, तो मैंने अब इसको नाम दे दिया रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, कि मुझे आउटर लूप जो बताती है वो रॉज बताती है। क्यों रॉज बताती है? क्योंकि हर मरतबा आउटर लूप चेंज होती है तो मैं प्रिंट नेक्स्ट लाइन करके लाइन को चेंज कर लेता हूँ। तो यूँ समझ लें कि आउटर लूप इज जस्ट फॉर चेंजिंग लाइन या चेंजिंग रॉ, और प्रिंट करता रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर आगे बढ़ता रहता है, तो कॉलम आगे ही हो जाते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि इनर लूप जो भी प्रिंट करेगी वो नंबर ऑफ कॉलम पे आ जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो 4 रॉस एंड 4 कॉलम, 16 टाइम्स स्टार आ गए। सही है, अब मैं इधर इक्वल्स टू लगा देता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ दोनों जगह, तो अब क्या हो जाएगा, 5 इंक्लूड हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। रन करूँगा तो, अच्छा मैंने कंपाइल नहीं किया, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो 5 रॉज एंड 5 कॉलम्स। सही है, सो फार सो गुड।
अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर %d करके j की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ तो आपके ख्याल में क्या आएगा? चलें देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो चूंकि मैंने प्रिंट एफ में j की वैल्यू प्रिंट कराई है तो आप देख रहे हैं j की वैल्यू जो भी है पहली रॉ में भी 1 2 3 4 5 हर मरतबा जब इनर लूप चलती है तो j की वैल्यू चेंज होती है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ रहा है हर रॉ में, हर मरतबा j की वैल्यू प्रिंट हो रही है फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक। लेकिन अगर मैं %d पे i कर दूंगा तो आपके ख्याल में क्या होगा? जी क्लास क्या आएगा आपके ख्याल में आउटपुट? अब आई की वैल्यू प्रिंट होनी है हर रॉ में और आपको पता है कि हर रॉ पर आई सेम रहता है। तो इसका मतलब है क्या आने वाला है आउटपुट मेरे पास? पहली रॉ में सारे के सारे वंस, दूसरी रॉ में सारे के सारे 2, तीसरी रॉ में सारे के सारे 3 एंड चौथी रॉ में 4 एंड पांचवी रॉ में 5। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको ये इंप्रेशन क्लियर कराने के लिए कि देख लें आप, अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो वो पूरी रॉ में सेम रहती है, कॉलम में चेंज होती है, सॉरी पूरी रॉ में सेम रहती है। अगर रॉ चेंज करता हूँ तो मेरी आई की वैल्यू चेंज होती है। जबकि अगर मैं जे यहाँ पे रख देता हूँ तो जे की वैल्यू आप देखेंगे कि रॉ वाइज चेंज नहीं होती बल्कि कॉलम वाइज चेंज होती है। देख रहे हैं आप, पूरी रॉ में सेम है जे की वैल्यू, लेकिन कॉलम में अगर मैं टूवर्ड्स राइट बढ़ता हूँ तो वो वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा हूँ तो जे की वैल्यू चेंज हो रही है और अगर बॉटम की तरफ आ रहा हूँ तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ये बात मैंने इस बात से वेरीफाई कर ली कि ये देखें, अगर मैं बॉटम की तरफ मूव करूँगा तो मेरी आई की वैल्यू चेंज हो रही है। अब मैंने आई प्रिंट करा हुआ, मैं जे प्रिंट नहीं करा रहा तो आप देख सकते हैं पूरी रॉ में सेम वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू रॉ वाइज चेंज नहीं होती, रॉ में चेंज होती है, कॉलम वाइज चेंज नहीं होती। चलें ये तो एक एडिशनल चीज़ थी मैंने बता दी। असल एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, मैं वापस यहाँ पे डाल लेता हूँ वही स्टार, ये आगे स्टार, ठीक है, सेव, कंपाइल, रन। ये तो देखा जाए तो स्टार से मेरे पास बन रहा है सॉर्ट ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल कह लें आप, ठीक है, ऐसा ही है। जी, रॉ जो होती है चेंज जो है हॉरिजेंटली हो रही होती है और कॉलम हमारे पास चेंज वर्टिकली हो रही होती है, ठीक है। यानी वर्टिकली में वैसे मैं बढ़ूंगा आगे तो बढ़ तो मैं बस ये आसानी की याद रखने का तरीका ये, जब मैं टूवर्ड्स लेफ्ट बढ़ता हूँ तो मेरी कॉलम चेंज होती है, ठीक है। कंप्यूटर में बात की जाए ना तो कंप्यूटर स्क्रीन एक पिक्सल्स से बनी हुई है, तो हर पिक्सल को अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें तो रॉ नंबर और कॉलम नंबर से पॉइंट आउट करते हैं। वही जो आप बात करते हैं ना कि रेजोल्यूशन आ रही है, आप कहते हैं 1080 एंड 720p, तो ये नंबर ऑफ हॉरिजेंटल पिक्सल एंड नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स होते हैं। यानी आप ये बता रहे होते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन पर जो है मेरे पास कितने पिक्सल्स हैं, 1080 पिक्सल्स हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन पे मेरे पास यानी वर्टिकल लेंथ, हाइट और विड्थ की बात कर रहे हैं तो हाइट जो है मेरे पास 720p है, ठीक है। तो उसको आप हर पिक्सल को डिनोट करते हैं रॉ नंबर एंड कॉलम नंबर से, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो 00 होता है और सबसे लास्ट वाला आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखें कि फ्रॉम 00 अगर आप राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे तो आपका कॉलम नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आप डाउनवर्ड आएंगे तो आपका रॉ नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये स्कोप से बाहर जा रहा है तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर जो देखें आप टास्क की, वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं था बल्कि क्या था, एक ट्राइंगल था। तो ट्राइंगल अगर मुझे बनाना है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका सिर्फ ये है कि मैं यहाँ 5 की जगह सेकंड लूप में रख देता हूँ आई रख देता हूँ और इसको कर देता हूँ अगर 1 है तो ठीक है, बस मैंने आई रख दिया। यहाँ पे मैंने 5 की बजाय क्या रख दिया, आई। यानी फॉर लूप को मैंने कहा है कि आप कभी भी आई की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी जे को कह दिया आपकी वैल्यू अगर रॉ से इक्वल है या लेस है तो आप एग्जीक्यूट होंगे वरना एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मैंने सिर्फ यहाँ आई रखा, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया।
तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक ट्राइंगल की सूरत में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू रखी फर्स्ट टाइम, जब पहली रॉ में था, मैं आपको बताया ना पहली रॉ में आई की वैल्यू क्या है, 1 है। मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आया हुआ 1। जे की वैल्यू क्या है इस वक्त 1। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, ये वाला एक स्टार प्रिंट कर दिया। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई है 2 होगी तो आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं नीचे आऊँगा और लाइन को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। लाइन चेंज कहाँ होगी, लाइन चेंज मेरी ये रही, लाइन चेंज हो जाएगी। देन उसके बाद मैं जाके आई की वैल्यू चेंज कर दूंगा और हो जाएगी आई की वैल्यू 2। यहाँ पर भी 2, अच्छा यहाँ पर 2 हो जाएगी। कंडीशन मैंने चेक करी, मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर 2 हो जाएगी। सेकेंड टाइम रॉ चेंज हो चुकी है। अब जो भी होगा आपको पता है वो इस रॉ में होने वाला है। मैंने चेक किया जे की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू है 2। क्या कंडीशन ट्रू होती है? यस, कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं एक स्टार प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यहाँ से और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। मैं कंडीशन चेक करूंगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर से मैं एक और स्टार प्रिंट कर दूंगा नेक्स्ट लोकेशन पे, वो है ये। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी और अब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं लाइन चेंज करूंगा और आ जाऊंगा इस लाइन पर। इस लाइन पर आऊँगा और आई की वैल्यू चेंज होकर क्या हो चुकी होगी 3, तो आप समझ गए कि यहाँ पे आ रहा होगा 3। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जे की वैल्यू 1 पे भी प्रिंट कराएगी, 2 पे भी प्रिंट कराएगी, 3 पर भी प्रिंट कराएगी और टोटल मुझे मिलेंगे 3 स्टार्स। फिर अगली बार रॉ 4 होगी तो आई की वैल्यू 4 है डेफिनेटली वहाँ पे, तो वहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो जे की लूप चल जाएगी 4 टाइम्स और मेरे मिल जाएंगे 4 स्टार्स। फिर इसी तरह जब मैं फिर से चलाऊंगा आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 टाइम्स में मुझे मिल जाएंगे 5 स्टार। तो मैंने कुछ नहीं किया अपने प्रोग्राम में, सिर्फ एक चीज़ चेंज की, वो क्या थी कि मैंने कंडीशन ये बना दी कि हर वक्त जे की वैल्यू आई से लेस देन हो या इक्वल हो तो मुझे एक ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बाकी घर पे देखिएगा। मैंने आपको बेसिक थ्योरी समझा दी कि आप लाइन जब भी चेंज करते हैं और लाइन को मैंने आई से कंट्रोल किया हुआ है, यानी रॉ जब भी चेंज होती है तो मेरी आई की वैल्यू या रॉ की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, एक बढ़ जाती है, और एक बढ़ जाती है तो हर मरतबा मेरा हर लाइन में एक एक्स्ट्रा स्टार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जे की वैल्यू हमेशा मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आई की वैल्यू एक एक आगे बढ़ाता जाऊँ तो पहली दफ़ा में 1, दूसरी दफ़ा में 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर दूँ, ये 5 के बजाय यहाँ पे 6 कर दूँ या 8 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास स्टार्स 8 आ जाएंगे, रॉज भी मेरी 8 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बिहेवियर सेम है, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। ये बात समझ में आई है क्लास? बाकी आप इसकी एक एक्सरसाइज मैंने रखी है जो आप खुद घर से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये बता दी, ये बात समझ में आई है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा पेश करता हूँ। एक सब टॉपिक हमारा रहता है। जी क्लास, ये बात समझ में आई है? और आप चाहें तो यही नंबर यूज़र से इनपुट ले लें जैसे कि इस लेक्चर में बताया गया है, तो आप जो भी नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे उतने ही टाइम्स आपका स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज़र से n इनपुट लिया, n में यूज़र ने से 5 एंटर किया तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 8 एंटर करेगा तो 8 टाइम्स हो जाएगा एंड सो। ठीक है, एक थोड़े से आप लोगों की तरफ से फीडबैक चाहिए, क्या मैं आगे बढ़ूँ? क्लियर है ये एग्जाम्पल? आप इससे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन इस पर की जा सकती है, इस पर आगे एक लैब भी आएगी हमारी। ठीक है, ये कोड है जो मैंने, ये जो सैंपल आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्रिंट कराने के लिए लिखा है। ठीक है, इसको मैंने ये भी लिख दिया, साथ साथ आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रखा है, लेकिन आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा और ये लेक्चर से कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं और कमेंट आउट करके समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा नेस्टेड लूप में और तरह की शेप कैसे बन सकती है। ब्रेक स्टेटमेंट सब टॉपिक ऑलरेडी आप लोग इसको एनकाउंटर कर चुके हैं स्विच स्टेटमेंट में, और इसका बिहेवियर स्टिल वही है। क्या कह रहे हैं? द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इन वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप्स
टू कॉज प्रीमेच्योर एग्जिट ऑफ द लूप, यानी अगर आपकी लूप में कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा तो लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, रिगार्डलेस आपकी लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। समझ रहे हैं बात? क्या कहा जा रहा है कि डजेंट मैटर कि आपकी लूप की कंडीशन, ये वाली कंडीशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर लेस देन 100, डजेंट मैटर ये कंडीशन ट्रू ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो आपका कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा जंप करके और लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, फ्लो चार्ट से भी यही बात बता रहे हैं। टेस्ट हुई कंडीशन ट्रू थी, आपने चेक किया कि ब्रेक करना है या नहीं करना, नहीं करना तो नॉर्मल काम होता रहेगा, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो लूप दोनों सूरतों में कहाँ चली जाती है, एग्जिट। ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब तो जाती ही जाती एग्जिट है, लेकिन अगर आप उसे फोर्स करना चाहें तो ब्रेक के थ्रू भी आप एग्जिट करा सकते हैं। ठीक है कि यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है। ब्रेक का काम वही है जैसे स्विच में करता था, स्विच से बाहर ले आता था, तो यहाँ पे लूप से बाहर ले आता है। अब अगर इस प्रोग्राम को आप देखें, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। नंबर को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, वाइल लूप लगाई, वाइल के अंदर भी लग सकता है, फॉर में भी, डू वाइल में भी, पर्पस समझ में आना चाहिए। मैंने कहा नंबर की वैल्यू लेस देन 100 है, बिल्कुल सही 100 है, तो मैंने क्या करा, वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट करा दें, यानी सिंपल नम की वैल्यू को प्रिंट करा। और बीच में एक मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा हुआ ब्रेक। और इफ की कंडीशन क्या कह रही है, अगर नंबर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं क्या कर जाऊंगा, ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, नंबर इनिशियली 0 है और नंबर को मैं हर मरतबा लूप में यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। नंबर 0 था, फिर नंबर 1 होगा, फिर नंबर 2 होगा, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता रहेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर ये बिहेवियर है इसका, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा आप लोगों के ख्याल में? यानी काउंटिंग अगर स्टार्ट होगी नंबर की फ्रॉम 0, तो आप मुझे बताएं आउटपुट पे 0, 1 या कहाँ तक क्या प्रिंट होगा? जी क्लास, लेस 0 से लेस देन 100 लिखा हुआ है। एक जवाब मेरे पास आया 0 से 99 जो कि सही नहीं है, एक जवाब मेरे पास आया 2 तक, और जवाब जो 0, 1, 0 एंड 1 मेरे पास एक जवाब आया कि प्रिंट होंगे। 2 प्रिंट होगा या नहीं होगा, सवाल ये है। 0, 1, 2, ठीक है। सही जवाब क्या है कि मेरे पास 0 भी प्रिंट होगा, 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा। 2 प्रिंट क्यों होगा? क्योंकि 2 पहले प्रिंट हो जाता है और ब्रेक स्टेटमेंट जो है बाद में है। ठीक है, तो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन प्रिंट होने के बाद मैं ब्रेक भी हो जाऊंगा, और ब्रेक हो जाऊंगा तो कभी भी 3 नहीं आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका बिहेवियर ऐसा ही है। इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर आप देखें तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद आउट ऑफ वाइल लूप आ जाएगा। ठीक है, 2 प्रिंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट ब्रेक से पहले लिखा हुआ है। ठीक है जी, 0, 1 एंड 2 ये आंसर ठीक है। ठीक है, अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट में नीचे लिख दूं, ब्रेक पहले लिख दूं, तो फिर 2 भी प्रिंट नहीं होगा। सही, सीक्वेंस की वजह से 2 प्रिंट हो रहा है, और 2 चूंकि इक्वल हो चुका है, कंडीशन ट्रू हो गई इफ की, तो मेरा ब्रेक हो गया। तो ब्रेक आप प्रोग्राम में लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक चीज़ होती है नॉर्मल टर्मिनेशन, और इसको जैसे कि नाम दिया गया प्री मेच्योर टर्मिनेशन, या प्री मेच्योर एग्जिट कराना हो या फोर्स एग्जिट कराना हो लूप को, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप नॉर्मली तो कहा गया था कि 0 से लेकर 100 तक चलेगी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न बीच में क्या हुआ, उसे फोर्सफुली हमने एग्जिट करा दिया और वो 100 तक नहीं गई, तो वो सिर्फ 0, 1, 2 तक गई और टर्मिनेट। ठीक है, ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी। ब्रेक से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ब्रेक से मिलती जुलती एक और चीज़ है हमारे पास जिसका नाम है, अच्छा यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, प्राइम नंबर की एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप लोग मुझे असाइनमेंट में सबमिट करा चुके हैं, लेकिन बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, सिर्फ ये बात बताऊँगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मुझे अगर चेक करना है कोई नंबर प्राइम नहीं है, तो मैं चेक करूँगा कि उस नंबर से लेकर उससे जितने भी छोटे नंबर हैं, यानी अगर 5 की बात करूँ, 5 को चेक करना है प्राइम नंबर, तो वो 4, 3, 2 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं।
तो सिंपली देखिए मैंने लूप यही लगाई हुई है कि 2 से स्टार्ट करो और नंबर जो भी है उससे एक कम तक जाए, और हर मरतबा क्या चेक करें कि नंबर जो है मेरा ओरिजिनल नंबर वो इनमें से किसी भी नंबर से, यानी 2 से लेकर n-1, यानी एक्चुअल नंबर से जो भी एक नंबर छोटा है उस तक सारे नंबर से चेक करूंगा। किसी से भी अगर वो डिवाइड हो जाता है, यानी किसी से भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि वो तो किसी और नंबर से डिवाइड हो गया। तो मैं सिंपली मैसेज दूंगा नंबर इज़ नॉट प्राइम। और अब मुझे क्या ज़रूरत है, हो सकता है मैं चेक कर रहा था, से नंबर था मेरे पास 9, ठीक है, 9 नंबर एंटर किया गया, तो मैं चेक करूंगा इसको 2 से लेकर कहाँ तक चेक करने वाला हूँ, इसे 8 तक, ठीक है। तो मैंने जब 2 से चेक किया गया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि भाई 9 जो है क्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो मैं आगे बढ़ा, लूप को इंक्रीमेंट किया, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और अब ये वैल्यू चेंज होकर हो गई है 3। 9 को जब मैंने 3 से किया तो आपको पता है ये कंडीशन मेरी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ट्रू हो जाने का मतलब है कि ये मुझे प्रिंट कर देना चाहिए नॉट अ प्राइम। लेकिन क्या ये डज इट मेक सेंस कि मैं मजीद 4 से भी चेक करूं, 5 से भी चेक करूं, 6 से भी चेक करूं, क्या ज़रूरत बनती है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता लग चुका है मेरा नंबर प्राइम नहीं है, तो लूप मुझे पूरी रन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे क्या लगा दूंगा, ब्रेक, ख़त्म बात। मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा रिजल्ट तो आ चुका है। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इसको 8 तक चेक करूँ, मेरा रिजल्ट तो 3 पर आ गया है। ऐसा ही है ना, मेरा रिजल्ट 3 पर आ गया, 3 पर ही मुझे पता लग गया नंबर प्राइम नहीं है, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मैंने देखें इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाया ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ, और यहाँ पे क्या चेक करूँगा, सी की वैल्यू क्या है, देखा आपने 3 है। 3 क्या इक्वल्स टू 9 है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं ये वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं करूँगा। तो या तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा या तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर आप प्राइम नंबर एंटर करेंगे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और नॉट अ प्राइम नंबर एंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आ गई होगी। प्रोग्राम तो आप लोगों ने मुझे जैसे तैसे लैब में सबमिट करा दिया, लेकिन लॉजिक मैंने समझा दी। प्राइम नंबर टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप उस नंबर को से उस पर्टिकुलर रेंज में चेक करें, उससे सारे छोटे नंबर जो भी हैं, अगर उनमें से वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड हो जाता है तो मैं लगाता हूँ ब्रेक, क्योंकि मुझे मज़ीद चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ब्रेक स्टेटमेंट की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, लेकिन ट्राई ज़रूर किया करें, जितनी भी एग्जांपल्स मैं यहाँ कराता हूँ वो घर पे ट्राई किया, ठीक है। थोड़ा फास्ट पेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लूप पे ज़्यादा टाइम सेव कर दिया, टाइम हमारा आगे निकल गया है, तो दैट्स इट। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट होता है जिसे कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसको भी बिल्कुल आप वैसे ही प्लेस करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, टाइम थोड़ा सा कम है, क्वेश्चन है किसी को तो हैंड रेस करें प्रॉपर। नहीं है। अच्छा देखो, कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है, इसको मैं एक सिनेरियो से बात क्लियर करूँगा और आप समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं, मुझे ये चैप्टर बिल्कुल अभी कंक्लूड करना, आखिरी स्लाइड है, तो बिल्कुल अभी करना, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरीज आई थी क्विज और असाइनमेंट से रिलेटेड, तो उसका आंसर भी करना है, तो साथ रहिएगा, उसका आंसर देता हूँ मैं 5 मिनट्स में, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली सेम एज ब्रेक स्टेटमेंट, तो अभी ही करना बेहतर है, कंपैरिजन मिल जाए। इसका सिनेरियो मैं ऐसे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे, क्लास का सेशन चल रहा था, सेशन नंबर 3 था, ठीक है। सेशन नंबर 3 में क्या हुआ कि आपको जो है एक आके किसी ने बुलावा बुलावा दिया कि आपको जो है से प्रेसिडेंट ने बुलाया है और आप क्लास छोड़ें और आ जाएं। आप कौन से सेशन में थे? थर्ड सेशन में थे, क्लास कंटिन्यू थी, प्रेसिडेंट ने बुलाया, आप चले गए। प्रेसिडेंट से आपकी मीटिंग एंड हो जाती है, लेकिन तब तक आपका थर्ड सेशन एंड हो जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या छुट्टी करके घर चले जाएंगे या वापस आके ज्वाइन करेंगे फोर्थ सेशन से, अगला सेशन रिज्यूम करेंगे आपकी क्लास है जो। तो इस सिनेरियो का जवाब दीजिए कि आपका थर्ड सेशन मिस हो गया, बीच में से आप चले गए थे, तो अब आप आके फोर्थ सेशन को रिज्यूम करेंगे या कल से दोबारा यूनिवर्सिटी आएंगे?
ठीक है, तो इट मेक सेंस कि मैं थर्ड सेशन मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं फोर्थ सेशन से रिज्यूम कर दूँ। तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया ना कि आप रिज्यूम कर लें, ये सिनेरियो है एक्चुअली आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट का बिहेवियर। अगर आप छुट्टी करके घर चले जाएं और कल आएँ दोबारा, तो ये जो बिहेवियर है होता है ब्रेक स्टेटमेंट का बिहेवियर। यानी आपने अपनी लूप है, आपकी एक तरीके की लूप है ना कि आप आते हैं, फर्स्ट सेशन लेते हैं, सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, ये आपकी पूरी लूप है, 7 आइटरेशन, 7 सेशन। अगर आपका ब्रेक स्टेटमेंट लग जाता है तो आपके क्या होते हैं, आगे के सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी, खत्म। तो ब्रेक का मतलब तो होता है आपकी आइटरेशन सारी खत्म हो गए, आप रिज्यूम नहीं करेंगे। जबकि अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट आइटरेशन को मिस करते हैं, लेकिन अगली वाली को रिज्यूम कर लेते हैं। यानी अगर मैं कहूँगा थर्ड स्टेटमेंट में कंटिन्यू स्टेटमेंट आया है तो आप थर्ड में आगे जितना भी काम है सब छोड़ देंगे, लेकिन फोर्थ को आके दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस बिहेवियर के साथ अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। इसमें कहा गया है कंटिन्यू स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर जे की वैल्यू 7 हो जाएगी तो मैं जे को प्लस करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। नहीं तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करता हूँ जे की वैल्यू और जे को कर देता हूँ इंक्रीमेंट। और नॉर्मली लूप की कंडीशन कह रही है जे की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है यानी 9 तक चलना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है नॉर्मली से क्या है, 9 तक चलना चाहिए, नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जब 7 आएगा तो ट्रू हो जाएगा। तो सूरत में इसका बिहेवियर बताइए क्या आएगा। मैंने जैसे कि बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आते ही आप क्या करते हैं, करंट आइटरेशन छोड़ देते हैं और दोबारा से कहाँ चले जाते हैं, शुरू में चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही, 7 मिस हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यू से मैंने क्या बताया, आप अगले वाले सेशन पे चलाएंगे, आगे जो भी है ये सब कुछ जो है ये वाली चीज़ मिस कर देंगे, ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंटिन्यू क्या करता है, कहते हैं कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट आइटरेशन, यानी अभी नीचे जितना भी काम बाकी उसे छोड़ो, दोबारा से शुरू कर दो। लेकिन दोबारा जीरो से शुरू नहीं होगा, दोबारा जीरो से शुरू नहीं होगा। आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज की है, तो जे की वैल्यू चेंज भी करनी है। अगर जीरो, अगर चेंज नहीं करेंगे तो बार बार वो जे 7 पे अटका रहेगा क्योंकि जे की वैल्यू तो 7 ही रहेगी अगर मैं उसे चेंज नहीं करूँगा। तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आने वाला है मेरे पास, इसका आउटपुट 0 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, लेकिन 7 कभी प्रिंट नहीं होगा, 7 कभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 7 के केस में मैंने जे को इंक्रीमेंट किया और कंटिन्यू कर दिया, तो जे की वैल्यू यहाँ पर 8 तो हो गई और कंटिन्यू भी हो गया। और जब कंटिन्यू हो गया तो नीचे आने वाले प्रिंट एफ वैल्यू वो चीज़ें सब प्रिंट नहीं होंगी, वो सब स्किप हो जाएगा। तो आपने देखा सेशन नंबर 0 1 2 3 4 5 6 हुआ, सिर्फ 7 मिस हुआ, वो पर्टिकुलर सेशन स्किप हो गया, लेकिन उसके बाद आपने कंटिन्यू कर लिया। तो जैसे कि नेम भी बता रहा है, कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट आइटरेशन। तो इट कॉजेज द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप टू बी स्किप फॉर द करंट आइटरेशन ओनली। ठीक है, सिर्फ करंट आइटरेशन मिस होती है, बाकी अगली आइटरेशन दोबारा से रिज्यूम कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कंटिन्यू इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन इस कहीं कहीं कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको कंटिन्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादातर ज़रूरत जो पड़ती है आपको ब्रेक की पड़ती है, लेकिन दोनों साथ साथ ही चलते हैं क्योंकि दोनों में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है। तो कंटिन्यू की मेरे पास कोई रियल एग्जाम्पल नहीं थी, जैसे यहाँ पे मैंने एक डमी एग्जाम्पल दे दी, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट के बहुत सारे रियल सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं और बता देता हूँ, वरना फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। फ्लो चार्ट भी आप इसका देख सकते हैं, कंटिन्यू होता है तो ये एग्जिट की तरफ नहीं जाता बल्कि दोबारा से शुरू में चला जाता है। ठीक है, दोनों का फ्लो चार्ट अगर आप कंपेयर करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू का, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि बिहेव कैसे कर रहे हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है या फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करूँ। जी क्लास, एनी क्यूरीज।
चलें, खामोशी को मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई क्यूरीज नहीं है। चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया, और चैप्टर एंड पे आपको पता ही है कि अब तक ज़्यादा हो गया होगा कि एक असाइनमेंट होता है। तो ये असाइनमेंट है, इसका मैं ऑफिशियली हेडर भी अपलोड कर दूंगा। 2 टास्क हैं इसमें, एक नेस्टेड लूप वाला है, नीचे वाला देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है, तो आप जब इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, नेस्टेड लूप से खेलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे करना है। और दूसरा वाला सिंपल सा है, और मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी ये भी लैब टास्क में आप लोग कर चुके हैं, पैलिंड्रोम वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ मैंने दी हुई हैं, ट्राई कीजिएगा। और चैप्टर हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया। ठीक है, चैप्टर भी कंक्लूडेड, और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर भी कंक्लूडेड। तो लेक्चर से अगर कोई क्यूरीज नहीं है तो आप लोग बता दीजिए, फिर मैं लेक्चर कंक्लूड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो सुनते जाइए। जी क्लास, so shall I conclude the lecture? चलें तो फिर कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।